हे गाइस, वेलकम टू वीजे क्लासेस। माय नेम इज विजय दसानी। आज इस वीडियो लेसन में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 10th का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ लाइफ प्रोसेस। मैं इसके 2 पार्ट्स पहले से ही अपलोड कर चुका हूँ, उसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दिख जाएगी, जिससे कि आप नोट्स बना सकते हो। ओके, तो ये क्लास 10th का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस का आपका पार्ट 3 है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था न्यूट्रिशन के टाइप, ऑटोट्रॉफ, हीटोट्रॉफ। फिर मैंने फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया था कि एक ऑटोट्रॉफ, एक प्लांट अपना खाना किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं, जो भी था। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में क्या होता है, न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है, कैसे इंजेशन होता है, कैसे उसका डाइजेशन होता है, कैसे एब्जॉर्ब होता है, कैसे इंजेशन होता है। तो हम एक एक करके इसको पढ़ेंगे। ओके, तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप होता है इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है फूड का इनटेक। ठीक है, जिस तरीके से आपको डेफिनेशन लिख रही है यहाँ पे, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन, यानी कि फूड को अपनी बॉडी में लेना। तो हम जो कि ह्यूमन बींग्स हैं, माउथ के ज़रिए बाय हैंड्स फूड को इनटेक करते हैं। बस इसी प्रोसेस को इंजेशन बोलते हैं। ये प्रोसेस यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, या फिर आप ये बोल सकते हो स्वेलो ऑफ फूड, यानी कि निगलना फूड को। ओके, सेकेंड स्टेप आता है डाइजेशन। तो जो खाना आपने खाया है उसको पचाना, हिंदी में बोलते हैं पचाना, बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपकी बॉडी उस खाने को पहचान सके। डाइजेशन रिफर्स टू द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स। तो डाइजेशन हम किसको बोलेंगे? ब्रेक डाउन, तोड़ना फूड को स्मॉलर कंपोनेंट्स में, छोटे छोटे कंपोनेंट्स में, दैट कैन बी अब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम, जो कि हमारी ब्लड स्ट्रीम्स में जाने के लिए तैयार हो। ठीक है, द ब्रेक, या फिर आप यहाँ से ये डेफिनेशन भी उठा सकते हैं, द ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर, बड़े बड़े इनसॉल्यूबल, ठीक है, जो सॉल्व नहीं हो सकते हमारी बॉडी में, पार्टिकल्स ऑफ फूड इनटू स्मॉलर एंड सॉल्यूबल पार्टिकल्स ऑफ फूड इज कॉल्ड डाइजेशन। यानी कि बड़े पार्ट्स जो लार्जर हैं उनको स्मॉल पार्ट्स में तोड़ना, और जो इनसॉल्यूबल हैं, जो सॉल्व नहीं हो सकते, उसको सॉल्यूबल बनाना। ठीक है, सॉल्यूबल बनाना, इस प्रोसेस को हम डाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, इसका पूरा आगे मैं डिस्क्रिप्शन आपको दूंगा। एब्जॉर्प्शन, ये आपके पास थर्ड स्टेप होता है। द प्रोसेस इन विच डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। तो जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है, अब उसको बॉडी एब्जॉर्ब्ड करे, जो ब्लड स्ट्रीम्स में जाने के लिए तैयार हो जाए, ठीक है, उसको हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। द डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूज्ड इनटू द सेल साइटोप्लाज्म। ठीक है, जैसे कि आपको पता है, आपने सेल के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा क्लास 9th में। ठीक है, साइटोप्लाज्म में अब फूड, न्यूट्रिएंट्स जाने के लिए तैयार हैं। एसिमिलेशन क्या है? द प्रोसेस इन विच एब्जॉर्ब फूड, जो फूड एब्जॉर्ब्ड हो चुका है, ठीक है, जो फूड आपकी बॉडी सेल साइटोप्लाज्म द्वारा एब्जॉर्ब्ड हो चुका है, अब ये बॉडी सेल्स क्या करें? बॉडी सेल्स इसको यूज़ करें और एनर्जी लें। ठीक है, या फिर ब्लड सेल्स तक पहुंचाए, बॉडी सेल्स तक पहुंचाए और उससे एनर्जी ले, या फिर उस न्यूट्रिएंट्स को ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, एनर्जी के लिए, या फिर स्टोर करने के लिए यूज़ करें। तो ये प्रोसेस होती है एसिमिलेशन। और फाइनल फिर प्रोसेस होती है एक्सक्रीशन, जो कि आपका, जिसको आप इजेशन भी बोल सकते हो। इजेशन का ही वो एक पार्ट है। द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड इजेशन, यानी कि जो रेसिड्यू बचा, यानी कि जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाया, इसका मतलब वो आपके काम का नहीं है। तो अब क्या होगा? उस फूड को बॉडी से बाहर निकाला जाएगा। वो प्रोसेस होती है एक्सक्रीशन, और उसका ही बड़ा रूप, यानी कि वो प्रोसेस खुद इजेशन में आती है। जिस तरीके से इंजेशन होता है बॉडी में जाना, ऐसे ही इजेशन होता है बॉडी से बाहर निकलना। अब हमें एक न्यूट्रिशन इन पढ़ना है अमीबा में। अमीबा में किस तरीके से फूड का इंटेक होता है, किस तरीके से वो बाहर निकलता है। अमीबा इज़ एन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अमीबा जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है, वो सिंगल सेल्ड होता है। यूनी मतलब वन। तो ये जैसे कि आपको दिख रहा है, ओके। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो जो अमीबा में मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक होता है। आपको पता होगा, मैंने सेप्रोफाइटिक पढ़ाया था, पैरासाइटिक पढ़ाया था और होलोजोइक पढ़ाया था। सेप्रोफाइटिक आपको पता है, जो रोटन मैटर पे रहते हैं, और पैरासाइट आपको बताया था जो बॉडी पे रहते हैं या फिर इन द बॉडी रहते हैं, जिसमें बैक्टीरिया, वायरसेस थे और आपका मॉस्किटो थे, काफ़ी सारे पैरासाइट थे। और फिर मैंने बताया था होलोजोइक, जिनका खाना एक सॉलिड फूड होता है। तो अमीबा भी क्या है? सॉलिड फूड मांगता है ना। द अमीबा हैज़ नो माउथ।
जिस तरीके से आपको पता है अमीबा की कोई भी रेगुलर शेप नहीं होती, ठीक है, कोई शेप डिफाइन नहीं की जा सकती, वो इस तरीके का हो सकता है, वो ऐसा हो सकता है, ठीक है, वो ऐसा दिख सकता है, तो वो कैसा भी दिख सकता है, इरेगुलर होता है। तो अगर वो इरेगुलर है तो उसमें कहीं भी हम बता नहीं सकते कि कहाँ माउथ है, कहाँ कुछ है, एब्सेंट होता है कुल मिला के। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये जो फूड पार्टिकल है वो अमीबा में कैसे एंटर करेगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ही इसको फूड पार्टिकल दिखता है तो ये क्या करता है, एक फिंगर लाइक एक्सटेंशन अपने आप इसमें बनती है जिसको हम बोलते हैं सूडोपोडिया, ठीक है। तो ये टर्म आपको ध्यान से याद रखना है, सूडो, ये जो वर्ड है सूडो, ये कहीं भी आए इसका मतलब होता है झूठा, फॉल्स, ठीक है, फॉल्स आप ये कह सकते हो। सूडो साइंस यानी कि फॉल्स विज्ञान, झूठा विज्ञान, सूडो फोर्स झूठा बल, सूडोपोडिया यानी कि फॉल्स फीट। ये एक तरीके से खुल जाता है और इसमें फूड पार्टिकल चला जाता है, अंदर अमीबा की बॉडी में एंटर करता है। इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। तो अब आप ये भी पूछ सकते हो सूडोपोडिया, इसको फॉल्स माउथ क्यों नहीं बोलते? फॉल्स माउथ बोल सकते हैं क्योंकि इससे खाना अंदर जा रहा है, पर इसको फॉल्स फीट क्यों बोला गया, झूठे पैर क्यों बोला गया, या फिर झूठे, आप ये समझ सकते हो कि चलना जिससे पड़ रहा है हमें, फीट पैर क्यों बोला गया? तो इसको फॉल्स फीट इसलिए बोला गया, फॉल्स फीट इसको इसलिए बोला गया क्योंकि ये अमीबा को मूव करने में भी मदद करता है, ठीक है, इट हेल्प्स इन द मूवमेंट, ठीक है, ये चलने में भी मदद करता है अमीबा को, इसलिए हमने इसे फॉल्स फीट बोला गया। थर्ड पॉइंट है, इन अमीबा द फूड इज डाइजेस्टेड इनसाइड द फूड वैक्यूल। तो आप जैसे ही ये फूड अंदर एंटर करेगा, इसका ब्रेक डाउन होगा और छोटे छोटे वैक्यूल बन जाएंगे। वैक्यूल मतलब SACS, सेक्स मतलब बोरियां, ठीक है। तो छोटे इधर फूड वैक्यूल बन जाएंगे और उसके अंदर ही फूड डाइजेस्ट होता रहेगा। एब्जॉर्प्शन एंड assimilation, the digested food is absorbed by cytoplasm by the process of diffusion। तो आपको पता है कि जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है वो न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म द्वारा, ठीक है, सेल का ही पार्ट है, बाय डिफ्यूज़ हो जाएगा, उसमें चला जाएगा, ठीक है, और फिर जो फूड नहीं चाहिए या फिर जो अनडाइजेस्टेड है वो क्या हो जाएगा, डिसअपेयर्ड हो जाएगा। अब ये बाहर कैसे निकलेगा, ये इजेशन के थ्रू बाहर निकलेगा, इसके बॉडी के सरफेस पे कहीं भी जगह ओपन होगी और वहाँ से ये फूड पार्टिकल बाहर आ जाएगा। तो इजेशन आप पढ़ भी सकते हो, इन अमीबा अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू इज एक्सपेल्ड आउट बाय एक्सोसाइटोसिस। तो जैसे प्रोसेस थी फेगोसाइटोसिस, ऐसे ही इसकी रिवर्स प्रोसेस है, रिवर्स नहीं, अपोजिट प्रोसेस है एक्सोसाइटोसिस, उल्टी प्रोसेस है, जिसमें फेगो में फूड अंदर जाता है और एक्सो में बाहर जाता है, और कहीं भी ये बॉडी के सरफेस पे हो जाता है और वहाँ से फूड आराम से बाहर निकल सकता है। फिर आपके पास है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, ठीक है, होमो सैपियंस में कैसे होता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग इज होलोजोइक। तो हम भी सॉलिड फूड पे डिपेंड करते हैं। अब उस सॉलिड फूड में काफ़ी सारे न्यूट्रिशन होते हैं, तो उस न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उस न्यूट्रिएंट्स को क्या करना पड़ेगा, हमें डाइजेस्ट करना पड़ेगा, जिससे कि हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर पाए। तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जिसमें पूरा एलिमेंट्री कैनाल पढ़ना ज़रूरी है। एलिमेंट्री की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे आप सही कर सकते हैं, एलिमेंट्री, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल में आपको ऑर्गन और ग्लैंड्स मिलेंगे बहुत सारे, तो हम इसको पढ़ते हैं। ये आपके पास पूरा स्ट्रक्चर है, एनसीईआरटी बुक से मैंने लिया है, इसको आप पूरा गो थ्रू कर सकते हैं, जो कि स्टार्ट हो रहा है माउथ से, ठीक है, माउथ से, या फिर आप इसे बकल कैविटी बोल सकते हैं, और एंड हो रहा है एनस पे। तो यहाँ से इंजेशन होगा और यहाँ से इजेशन होगा, तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। इसके एक एक पार्ट को हम ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए, पहले मैं आपको बता दूं, एक तो तीथ और एक आपका लिवर, और एक आपका पेनक्रियाज, ठीक है। ये टॉपिक मैं तीनों अलग से बहुत अच्छी तरह कवर करूँगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में इनको कवर नहीं करूँगा, ठीक है। मतलब थोड़ा सा इनका हल्का सा आपको बता दूंगा कि है क्या, बाकी प्रॉपर हम अलग से इन्हें जरूर पढ़ेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है, तो एलिमेंट्री कैनाल को हमें पहले पढ़ना पड़ेगा। ये 9 मीटर लंबा एक फूड पाइप से होता है, जो कि बोथ मतलब दोनों तरफ से ओपन होता है। ये स्टार्ट होता है माउथ से और एंड होता है एनस पे, जैसे मैंने बताया। अब इसके ये पूरे आपके पार्ट हैं, इसमें क्या क्या आता है। तो माउथ एंड बकल कैविटी, या तो आप माउथ बोलो या बकल कैविटी बोलो, बात एक ही। कैविटी जहाँ भी वर्ड आए इसका मतलब होता है एम्प्टीनेस यानी कि खोखलापन।
कैविटी, जैसे एक बीमारी होती है डेंटल कैरीज होती हैं जिसमें टीथ में कैविटी हो जाती है, कैविटी मतलब खोखलापन। सेकंड है आपके पास फेरिंग्स, थर्ड है ईसोफेगस, फोर्थ है आपके पास स्टमक, फिफ्थ है स्मॉल इंटेस्टाइन, सिक्स्थ है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। और ये स्टोमच मत पढ़ना, इसको स्टमक बोलते हैं, ठीक है, स्टमक। और ये ईसोफेगस की स्पेलिंग में ओ आप लिखो तो भी चलेगा, नहीं लिखो तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये हम धीरे धीरे पार्ट सारे पढ़ेंगे। तो पहला हमें पढ़ना है बकल कैविटी। बकल कैविटी यानी कि आप बोल सकते हो माउथ। तो पहला पॉइंट है डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स इन माउथ। तो फिजिकल डाइजेशन जो है वो माउथ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, आपके माउथ से ही। जैसे ही आप खाना डालोगे तो सबसे पहला फिजिकल डाइजेशन आपके टीथ करते हैं। टीथ क्या करते हैं, उसको कट करते हैं, च्यू करते हैं, ग्रिंड करते हैं, मिक्स करते हैं कुल मिला के, ठीक है। द माउथ कैविटी कंटेन, माउथ कैविटी में क्या होता है, टीथ होंगे, टंग होंगे और सलाइवरी ग्लैंड होंगी, ठीक है। अब माउथ के और भी पार्ट होते हैं, पैलेट होता है, ठीक है, जिसको हम तारू बोलते हैं, और आपके पास इधर टीथ है, टंग है, सलाइवरी ग्लैंड है, ये सारे पार्ट हैं जो कि डाइजेशन में मदद करेंगे। अब टीथ के भी 4 टाइप्स होते हैं, इंसिसर्स, कैनाइन और प्रीमोलर्स, मोलर्स, ठीक है। अब ये मैं अलग से आपको बताऊंगा टीथ में। यहाँ पे बस आप ये समझ लो टीथ का काम क्या है, फिजिकल डाइजेशन करना। अब आपके पास ये डायग्राम आप देख लो, ये आपकी पूरी बकल कैविटी हो गई, जिसमें चीक्स पे आपको दिख रहा होगा ये है सलाइवरी ग्लैंड, ये आपको दिख रहा है। जैसे ही आप खाना खाते हो तो आपकी सलाइवा सीक्रेट करती है सलाइवरी ग्लैंड, इसका ये काम है। इसमें होते हैं बहुत सारे एंजाइम्स, ठीक है। वो एंजाइम्स, इसमें होता है एक एंजाइम जिसको हम बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेस। तो टंग का क्या काम है, टंग मिक्सेस द सलाइवा विद फूड। टंग क्या करेगी, उस खाने को, उस फूड को सलाइवा के संग क्या करेगी, मिक्स करेगी। तो आपको एक चीज़ समझनी है, थूक अलग चीज़ है, सलाइवा अलग चीज़ है, इसको लार बोलते हैं हिंदी में, लार, ठीक है। तो ये अलग चीज़ है। सलाइवा इज प्रोड्यूस बाय सलाइवरी ग्लैंड। तो ये क्या करेगी, सलाइवा किसने प्रोड्यूस करी, सलाइवरी ग्लैंड ने। सलाइवा में एक एंजाइम है जिसको हम बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेस, और इसको टाइलिन भी बोल सकते हो, पी साइलेंट रहता है, टाइलिन। ये डाइजेस्ट करती है किसका, स्टार्च का। स्टार्च क्या है, एक पॉलीमर होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, ठीक है। यहाँ बोल सकते हो कि अल्टीमेटली शुगर ही है। तो स्टार्च यानी कि आपने आलू खाया मान लो, तो आलू में स्टार्च है, वो स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए आपको एंजाइम चाहिए जो कि सलाइवा आपको प्रोवाइड कर रही है, उसको हम बोलते हैं टाइलिन या फिर सलाइवरी अमाइलेस। अब वो इस स्टार्च को कन्वर्ट कर देगी माल्टोज शुगर में, तो यानी कि वो एक तरीके से शुगर ही है। फोर्थ, सलाइवा इज एल्कलाइन, यानी कि जो आपकी सलाइवा है वो एल्कलाइन है। एल्कलाइन मीन्स बेसिक है, ठीक है, 7 से ऊपर जितने भी है। तो इसका पीएच थोड़ा सा बदलता रहता है, वेरी करता है, तो 6.2 to 7.6 तक इसका पीएच रहता है। तो आप ये समझो 7 से ऊपर ही रहेगा, तो 7.6 मान लो, 7.2 मान लो, जो भी है, ठीक है। अब आपके पास आता है ईसोफेगस आपके पास क्या है, तो ईसोफेगस में मैं आपको बता दूं, ये एक मस्कुलर, बोन नहीं है इसमें, ये मस्कुलर है, ठीक है, पूरा ये मसल का बना हुआ है। ट्यूब है, लॉन्ग ट्यूब है, जो 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर, मैं आपको आइडिया देता हूँ, आपकी एक फिंगर है, इसमें आप देख रहे हो 3 पार्ट में डिवाइड है, पर पार्ट इसका 1 इंच का होता है। तो 25 सेंटीमीटर आप लगा लो, कितने हो जाएंगे, वैसे ये सेंटीमीटर है, इंच नहीं है, तो उसके हिसाब से आप लगा सकते हो कि कितना ये लंबा होगा। फूड पासिस डाउन द ईसोफेगस बाय पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, ठीक है। तो ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के द्वारा ये पास करता है फूड। जैसे कि आप देख रहे हो ये काफ़ी सकड़ा है, काफ़ी नैरो है, इसमें कैसे फूड आगे बढ़ता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। वैसे इसका पूरा टर्म होता है पेरिस्टाल्सिस। ये क्या होती है अपने आप में मैं आपको बताता हूँ। नो डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इन ईसोफेगस। तो ईसोफेगस में आपका कोई भी डाइजेशन नहीं होता, ये जस्ट एक पैसेज है। क्या है, पैसेज, कि जिससे कि आपका जो आपने फूड खाया वो स्टमक तक पहुंच पाए। स्टमक में डाइजेशन होता है पर ईसोफेगस में नहीं होता, तो ये आपको समझना है। अब पेरिस्टाल्सिस क्या है, पेरिस्टाल्सिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इट इज़ अ प्रोग्रेसिव वेव ऑफ मसल कंट्रैक्शन। ये एक वेव होती है, एक धारा होती है जो मसल पैदा करती हैं कंट्रैक्ट करके, दैट प्रोसीड अलोंग द वॉल ऑफ ईसोफेगस। तो आपका ईसोफेगस की वॉल पे
ईसोफेगस की वॉल पे ये वेव होती है जो कि फूड को आगे धकेलती है। इट पुश द फूड कंटेंट इन द ट्यूब टू मूव फॉरवर्ड। ये जो फूड कंटेंट है उसको आगे धकेलने की कोशिश करती है, जिससे कि ये कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है। अब आपको एक चीज़ समझनी है, यहाँ पर एक ओपनिंग दिख रही होगी आपको, जब ये स्टमक में खाना जा रहा है तो ये ऑलवेज ओपन नहीं रहती, ये मसल के कंट्रैक्शन से ओपन क्लोज होती रहती है। तो इसको हम बोलते हैं स्फिक्टर ओपन, कार्डियक स्फिक्टर ओपन। ये आपका पूरा एक जो ओपनिंग है कंट्रैक्शन से क्लोज ओपन होती रहती है जब फूड आता है। तो पेरिस्टाल्सिस आपकी इंटेस्टाइन भी करती हैं, जैसे कि आपने इंटेस्टाइन देखा होगा, लार्ज इंटेस्टाइन देखी होगी, वो पूरा ऐसे घूम के बॉडी में जाती है, ठीक है, ऊपर से। तो वो ऊपर से होके जाती है, तो आप ये सोच सकते हो कि खाना यहाँ से चढ़ के कैसे यहाँ जाता है, तो वो पेरिस्टाल्सिस के थ्रू जाता है कि वो आगे धकेलती रहती हैं, आगे उसको धकेलती रहती हैं। तो अगर ये वीक हो जाएगा तो आपको खाना डाइजेस्ट करने में बहुत दिक्कत होगी, फूड डाइजेस्ट करने में बहुत दिक्कत होगी। फिर हम आते हैं स्टमक पे। अब ईसोफेगस के थ्रू आपका जो फूड है वो आ चुका है स्टमक पे। स्टमक इज एन एलोंगेटेड जे शेप्ड मस्कुलर बैग। तो ये एक मसल का थैला है और कुछ भी नहीं, जस्ट लाइक अ बैग, और जे शेप्ड है, शेप थोड़ी जे जैसी है। द लाइनिंग ऑफ स्टमक वॉल्स कंटेन न्यूमरस गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो जो लाइनिंग है इसकी, लाइनिंग मीन्स जो इसकी आप ये समझ सकते हो अस्तर एक तरीके से। तो स्टमक का ये जो पार्ट है इसको आप लाइनिंग बोलोगे, जो यहाँ पर इसके वॉल के ऊपर है। इसमें बहुत सारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बहुत सारे गैस्ट्रिक जूस निकालती हैं, जिसको हम काफ़ी गैस्ट्रिक जूस निकालती हैं। कौन कौन से होते हैं वो आगे मैंने ये लिख रखे हैं, ठीक है। अब गैस्ट्रिक जूस के अलावा यहाँ पे HCl भी निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और यहाँ पे म्यूकस भी निकलता है, ठीक है। म्यूकस का यूज़ मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। ये स्टमक की जो वॉल होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, मेम्ब्रेन करने के लिए, क्योंकि HCl बहुत एसिडिक होता है। HCl अगर इस पर पड़ेगा तो अल्सर से हो जाते हैं, ठीक है, स्टमक में अल्सर हो जाता है, छाला हो जाता है, ठीक है, और ये इसको काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। अब गैस्ट्रिक जूस क्या है, ये एक पतला, थिन, क्लियर, ठीक है, साफ, वर्चुअली कलरलेस, ठीक है, वर्चुअली कलरलेस यानी कि आपको दिखेगा कलरलेस है बट एक्चुअली में वो नहीं है। एसिड फ्लूइड होते हैं, सीक्रेट करती है इसको स्टमक की ग्लैंड्स, एंड एक्टिव इन प्रमोटिंग डाइजेशन। अब ये क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं डाइजेशन को, यानी कि न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करते हैं। पेप्सिन, पेप्सिन क्या है, इट इज सीक्रेटेड इन एन इनएक्टिव फॉर्म पेप्सिनोजन, ठीक है। तो ये इनएक्टिव फॉर्म में सीक्रेट होता है, जिसको हम बोलते हैं पेप्सिनोजन। यानी कि पेप्सिन एक्टिव फॉर्म है, इनएक्टिव फॉर्म होती है पेप्सिनोजन। यानी कि जो गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिनोजन है वो इनएक्टिव है, और ये एक्टिव कैसे होगा, जब इस पे HCl पड़ेगा। HCl इसको कन्वर्ट कर देगा पेप्सिन में, ठीक है। ये आगे आपके डाइजेशन, न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, प्रोटीन्स वगैरह को डाइजेस्ट करने में। सेकंड, रेनिन। इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, रेनिन हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। जो आप मिल्क खाओगे, मिल्क इनटेक करोगे, मिल्क में प्रोटीन होता है आपका कैसीन। कैसीन के संग जब रेनिन मिलता है तब जाके वो आपका डाइजेस्ट हो पाता है, वरना आपकी बॉडी में मिल्क डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। और रेनिन को भी एक्टिवेट करता है HCl, और पहले इसकी इनएक्टिव फॉर्म होती है प्रोरेनिन। थर्ड है आपके पास गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करता है, इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट इन कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड। अब एसिड जो आपने फैट खाया, जो आपने ड्रॉप्स की फॉर्म में लिया, वो जो डाइजेस्ट कैसे होगा, गैस्ट्रिक लाइपेज के थ्रू होगा, वो उसको कन्वर्ट कर देंगे फैटी एसिड में, फैटी एसिड्स में। फोर्थ, गैस्ट्रिक म्यूसिन, इट प्रोटेक्ट्स द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्टमक। तो ये आपको म्यूसिन है, ये इसलिए रिलीज होगा क्योंकि जब ये डाइजेशन होगा तो काफ़ी एसिड माहौल हो जाएगा आपके स्टमक का, तो उसकी मेम्ब्रेन को भी प्रोटेक्ट करने के लिए आपका कुछ चाहिए, तो वो है गैस्ट्रिक म्यूसिन। अब HCl का एक और काम है, अगर आप कुछ भी हार्मफुल बैक्टीरिया वायरस इनटेक कर लेते हो तो ये उसको किल भी करता है, क्योंकि काफ़ी एसिडिक होता है। और इसका दूसरा काम क्या था, एंजाइम्स को एक्टिव करने का। एंजाइम एक्टिव करता है, एंजाइम सारी वो चीज़ें होती हैं जो कि डाइजेशन में मदद करती हैं ना। अब इसका pH जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये एसिडिक होता है, हाईली एसिडिक होता है, इसका pH 1.5 से लेकर 3.5 तक वेरी करता है, तो ये आपको समझना है ना। अब आगे आता है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत।
ये है छोटी पर ये काफ़ी, नाम इसका छोटा है पर काफ़ी बड़ी होती है, 20 फीट लंबी होती है, ठीक है, 20 फीट यानी कि 6 मीटर तक लंबी हो जाती है। लॉन्ग ट्यूब, और इसका डायमीटर कितना है, 1 इंच, यानी कि अगर मैं इसको डायमीटर देखूं इसका, तो डायमीटर आप समझते हो ये वाली चीज़, तो इसका डायमीटर सिर्फ 1 इंच है, जो कि आपके फिंगर का ये पार्ट है, 3 पार्ट में डिवाइडेड, फर्स्ट पार्ट 1 इंच है, और लेंथ है इसकी 6 मीटर यानी कि 20 फीट। अब आप ये सोचोगे इतनी बड़ी है तो हमारे पेट में कैसे, तो ये बहुत सारे फोल्ड्स में होती है, इसमें काफ़ी फोल्ड्स होते हैं, इसलिए इसकी लंबाई आपको इतनी लंबी लगती नहीं है। इसको 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर रखा है, पहली है ड्यूडेनम, दूसरी है जेजुनम, थर्ड है आपके पास इलियम। इलियम ILEUM, ठीक है, ये L है, स्मॉल l है और ये कैपिटल I है। अब ड्यूडेनम क्या है, ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है, पार्ट में डिवाइडेड है, देखो है तो ये एक ही चीज़ पर हमने इसको डिवाइड कर रखा है कि यहाँ से यहाँ तक ड्यूडेनम, यहाँ से यहाँ तक जेजुनम, यहाँ से यहाँ तक इलियम। अब ड्यूडेनम में क्या होगा, ये 25 सेंटीमीटर है और इसको लिवर और पेनक्रियास से क्या मिलेगा, कुछ सिक्रेशन मिलेगा जिससे कि न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करने में मदद मिलेगी। जेजुनम क्या है, 2.5 मीटर यानी कि 8 फीट लंबी होगी, नैरोअर होगी यानी कि सकड़ी होगी ड्यूडेनम से। इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा वाटर और न्यूट्रिएंट्स का, एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन की बात नहीं की है। थर्ड क्या है, इलियम, इट इज़ अबाउट 12 फीट, ये 12 फीट होगी या फिर 3.5 मीटर। द वॉल, इसकी जो वॉल होगी इलियम की, यहाँ से जूस सीक्रेट होगा जिसको हम इंटेस्टाइनल जूस बोलेंगे, जो आपका फाइनल डाइजेशन में मदद करेगा। फाइनल डाइजेशन मीन जो कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन बचा है उसको फाइनल ग्लूकोज बनाएगा, जो प्रोटीन का बचा है उसको अमीनो एसिड्स बनाएगा, और फैट को फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेगा। अब हमें ये पढ़ना है कि डाइजेशन कैसे कैसे होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो फर्स्ट हमने लिया है ड्यूडेनम। इन ड्यूडेनम it get bile juice from gallbladder and pancreatic juice from pancreas। तो आपका जो ड्यूडेनम है उसमें बाइल जूस आएगा और पेनक्रियाटिक जूस आएगा, पेनक्रियास से आएगा पेनक्रियाटिक जूस और गॉल ब्लैडर से आएगा बाइल जूस। बाइल जूस एक्चुअली में सीक्रेट किया है आपका लिवर ने, पर वो स्टोर हुआ है गॉल ब्लैडर में, तो इट इज़ सीक्रेटेड बाय लिवर, इट इज़ सीक्रेटेड बाय लिवर बट स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि सीक्रेट किसने करा, लिवर ने, बट स्टोर किसने करा, गॉल ब्लैडर ने। गॉल ब्लैडर से वो पहुंचा ड्यूडेनम में। अब इसमें कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, पर ये फिर भी इंपॉर्टेंट होता है डाइजेशन के लिए। क्यों होता है, ये 2 पॉइंट मैंने लिख रखे हैं। और बहुत सी बार देखा गया है कि गॉल ब्लैडर निकलवा लिया जाता है जब उसमें पथरी वथरी के फॉर्मेशन होने लगता है, क्योंकि वो फैट की होती है तो वो निकलवाना पड़ता है, फाइनली उसमें लेज़र वेज़र नहीं हो पाता। अब आपको एक चीज़ समझनी है, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि उसमें कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होते, ये निकल जाता है तो भी कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, पर डाइजेशन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। ये नहीं कि इसके बिना आप नहीं रह सकते, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होते, फिर भी ये इंपॉर्टेंट होता है डाइजेशन के लिए। क्यों होता है, तो हम पढ़ते हैं, बाइल जूस न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ द फूड इन द ड्यूडेनम। अगर आपके ड्यूडेनम में, ठीक है, जो भी फूड है वो फर्दर डाइजेशन के लिए बैठा है, उसको डाइजेस्ट करना है, स्टमक से आया है, तो उसमें HCl वगैरह की वजह से एसिडिटी बहुत होती है। एसिडिटी को कम करने के लिए बाइल जूस यूज़ किया जा रहा है बॉडी के द्वारा। तो बाइल जूस क्या कर रहा है, उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर रहा है। सेकंड, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। इमल्सिफिकेशन क्या होता है, लार्जर मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ना फैट्स के, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बाइल जूस। तो आप बाइल जूस की वजह से लार्जर मॉलिक्यूल्स ऑफ फैट हैं वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में टूट पा रहे हैं, तो इस वजह से बाइल जूस इंपॉर्टेंट हो जाता है फैट के इमल्सिफिकेशन के लिए, ठीक है, इमल्सिफिकेशन के लिए। तो अगर ये नहीं होगा तो आपके फैट के लार्ज मॉलिक्यूल्स स्मॉल मॉलिक्यूल्स में नहीं टूट पाएंगे, तो आपको कहीं ना कहीं जब आप फैट इनटेक करोगे तो दिक्कत होगी, अगर गॉल ब्लैडर नहीं है तो। रोल ऑफ पेनक्रियाटिक जूस, तो पेनक्रियाटिक जूस का क्या रोल है ये भी पढ़ लेते हैं। तो पेनक्रियाटिक जूस में 4 एंजाइम्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। पहला है आपके पास ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को क्या बनाता है, पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है, प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है पॉलीपेप्टाइड्स में। कार्बोऑक्सी पेप्टाइडेस एंजाइम क्या करता है, ये हाइड्रोलाइज करता है पॉलीपेप्टाइड्स को, जो ऊपर से ये
प्रोटीन्स बन चुके हैं पॉलीपेप्टाइड्स को अमीनो एसिड्स में, ठीक है, ये फाइनल अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। हाइड्रोलाइज का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ समथिंग इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। थर्ड, पेनक्रियाटिक अमाइलेज, ये क्या होता है, ये हाइड्रोलाइज करता है रिमेनिंग स्टार्च को। जो स्टार्च आपने पढ़ा था कि जब हमने सलाइवरी ग्लैंड द्वारा जो सलाइवा निकला था, उसने टाइलिन जो निकला था, वो स्टार्च को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। अब कुछ जो रह गया है उसको ग्लूकोज बनाता है और ग्लाइकोजन बनाता है और फिर उसको माल्टोज बनाता है, यानी कि स्टार्च एंड ग्लाइकोजन इनटू माल्टोज, शुगर है ना, माल्टोज शुगर है। फोर्थ, पेनक्रियाटिक लाइपेज क्या होता है, इट एक्ट्स ऑन इमल्सिफाइड फैट, जो फैट इमल्सिफाइड है यानी कि जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में है उनको हाइड्रोलाइज करके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। तो ये 4 एंजाइम्स इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए। अब यहाँ पर आपके पास एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास इंटेस्टाइन का फिगर है जिसमें आप देख पा रहे हो कि इसके ये जो वॉल है पूरी, यहाँ पर आप देखो, आपको एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखेगा, इसका जूम इन ये है, जिसको हम विलाय बोलते हैं, ठीक है, विलाय, और इसका प्लूरल आपको सिंगुलर आपको मिलेगा विलस। तो ये आपको पता होना चाहिए, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। तो इस डायग्राम को आप प्लीज़ गो थ्रू करें, यहाँ पे जो भी एब्जॉर्प्शन है उसकी प्रोसेस होती है, फिर फाइनली ये ब्लड स्ट्रीम्स में जाता है, कैपिलरीज आपको दिख रहा होगा, ये इसके थ्रू वेन्स, आर्टरी आपको ये सब दिख रहा होगा। तो इस डायग्राम को आप प्लीज़ याद रखें। डाइजेशन इन इलियम, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट इज डन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है किसका, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स का। द वॉल ऑफ इलियम सिक्रेट अ जूस कॉल्ड इंटेस्टाइनल जूस। तो इलियम की वॉल जो होती है वो एक जूस सिक्रेट करती है जिसको हम इंटेस्टाइनल जूस बोलते हैं, विच हेल्प इन द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज। कुछ जो कार्बोहाइड्रेट है उसका डाइजेशन नहीं हो पाया तो उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, कुछ प्रोटीन्स का अगर नहीं हो पाया तो उसको अमीनो एसिड में करना, और कुछ जो फैट का नहीं हो पाया उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में करना, ठीक है। तो ये इसका काम है। और ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन का डाइजेशन हम पढ़ेंगे। डाइजेशन लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है, तो आपका 100% जो डाइजेशन है वो 99.99% जो डाइजेशन है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया है। तो आप लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा, तो वाटर एब्जॉर्व करने का काम, ठीक है, और रेसिड्यू को बाहर थ्रो करने का काम आपका क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन करेगा। लार्ज इंटेस्टाइन को भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो पहले हम इसकी लेंथ देख लेते हैं, 1.5 टू 1.8 मीटर वेरी करती है। अब ये डिवाइडेड है 3 पार्ट में, सीकम, कोलन और रेक्टम। सीकम क्या है, ये एक स्मॉल पाउच है, स्मॉल थैली है। द ओपनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन सीकम इज कंट्रोल्ड बाय एन इलियोसिकल वॉल विच परमिट्स द फूड टू मूव डाउन इनटू लार्ज इंटेस्टाइन बट नॉट बैक, ठीक है। तो जहाँ से ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम पार्ट ख़त्म है, वहाँ से ये इसकी जो इस सीकम में जो ओपनिंग है वो स्टार्ट है, और यहाँ पे एक वॉल्व लगा हुआ है, वॉल्व, ठीक है, वॉल्व, ये हार्ट में भी होते हैं वॉल्व। यहाँ से ये गेट समझ लो आप, यहाँ से फूड अंदर जा सकता है पर वापस बाहर नहीं आ सकता, बैक नहीं मार सकता। फ्रॉम सीकम अराइजेज अ ब्लाइंड ट्यूब द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, इन मैन इट हैज़ नो फंक्शन, इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। तो ये आपको दिख रहा होगा, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं इसका पूरा नाम, अपेंडिक्स भी बोल देते हैं बहुत से लोग, पर पूरा नाम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है। ये यूजलेस होती है एक ह्यूमन बॉडी में, ये एक यूजलेस होती है ह्यूमन बॉडी में। जब हम लोगों ने इवॉल्व नहीं किया था, जब हम, आप ये समझ लो यहाँ बंदर थे, या हमारे जो पूर्वज, बहुत बहुत पुराने जो पूर्वज थे, तो वो रॉ वेजिटेबल्स खाते थे, रॉ वेजिटेबल्स। तो अपेंडिक्स की उसमें तब ज़रूरत पड़ती थी डाइजेशन में, ठीक है, अपेंडिक्स की उसमें तब ज़रूरत पड़ती थी। या जानवरों में भी जो हरी घास या कच्चा जो खाते हैं उसमें अपेंडिक्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है, पर हमारे अंदर ये यूज़लेस है। और अगर इसने ग्रोथ दिखाना चालू कर दिया अपेंडिक्स ने, तो हमें ये रिमूव करानी पड़ती है, ऑपरेट करानी पड़ती है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम देती है अल्टीमेटली। और ऐसे ऑर्गन जिनका हमारी बॉडी में कोई भी यूज़ नहीं है उनको हम बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन। तो एक अपेंडिक्स हो गया, और एक हमारे पास होता है विजडम टूथ, विजडम मीन्स अकल, टूथ मतलब दाढ़। तो विजडम टूथ हमारे पास एक और वेस्टिजियल ऑर्गन होता है जिसका हमारी बॉडी में कोई भी यूज़ नहीं होता। अगर वो सीधी सीधी ग्रो करती है
तो वो सही होती है। अगर वो टेढ़ी ग्रो करती है तो हमें उसको भी ऑपरेट कराना पड़ता है, क्योंकि वो हमारे स्किन में छेद करने की कोशिश करती है। सेकंड है आपके पास कॉलन, इज एन इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब। ये एक यू शेप्ड ट्यूब होता है, यू शेप्ड ट्यूब है जिसमें क्या है और डिवाइड होता है 4 पार्ट्स में। यू शेप्ड ट्यूब है, यानी कि एक तो ये यू होता है, पर ये इन्वर्टेड है, इन्वर्ट मतलब उल्टा, ऐसा यू, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरीके से होता है कॉलन वाला पार्ट, और 4 पार्ट में हमने डिसाइड कर रखा है, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन और सिग्मोइड कॉलन, ठीक है। ये तो 4 पार्ट में हमने डिवाइड कर रखा है। थर्ड रेक्टम, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये रहा असेंडिंग, ऊपर गया, ठीक है, फिर ये ट्रांसफर, फिर डिसेंडिंग और फिर ये सिग्मोइड कॉलम, और फिर आपके पास आता है रेक्टम। इट इज़ अ लॉन्ग टर्मिनल ट्यूब, ये भी लॉन्ग टर्मिनल ट्यूब है, 15 सेंटीमीटर लेंथ, दैट ओपन टू एन एक्सटीरियर बाय एनस, ठीक है। तो इसका अंत में जो पार्ट आएगा वो एनस होगा। एनस इज गार्डेड बाय एनल स्फिंक्टर मसल। तो एनस भी जो होता है वो हमारा किसके थ्रू गार्डेड होता है, स्फिंक्टर मसल, ठीक है। कंट्रैक्शन से इसके ओपन और क्लोज होता रहता है, है ना। वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द लाइनिंग ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। जो वाटर है, जो पानी है, डाइजेशन के थ्रू वो एब्जॉर्ब होता है लार्ज इंटेस्टाइन की लाइनिंग के थ्रू। एन अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू, और जो अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू है यानी कि जो वेस्ट है वो चेंज हो जाता है सेमी सॉलिड फीसिस में, ठीक है, फीसिस में, सेमी सॉलिड फीसिस, सेमी सॉलिड। दीज आर पुस्ड इनटू रेक्टम, फिर ये रेक्टम में पुस्ट कर दी हो जाती है, फ्रॉम वेयर दे पास्ड आउट थ्रू एनस, फिर ये एनस के थ्रू फाइनली इसका एक्सक्रीशन हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम एजेशन या फिर डेफिकेशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमें ये पढ़ना होगा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन किस लिए कैसे होगा, द डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब बाय इलियम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, इलियम इसको एब्जॉर्ब करेगा। इट कंटेन्स मैनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई, ठीक है, मैंने आपको बताया था फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, यहाँ पे इसका एब्जॉर्प्शन होगा जो न्यूट्रिएंट्स है। द विलाई इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड हेल्प्स इन द रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। इसकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और फूड का रैपिड एब्जॉर्प्शन हो पाता है। एसिमिलेशन, द एब्जॉर्ब फूड इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू वेरियस बॉडी सेल्स बाय द ब्लड। ब्लड का क्या काम है, ब्लड का ये काम है कि एब्जॉर्ब फूड को डिस्ट्रीब्यूट करना बॉडी सेल्स तक। अब जो आपका डाइजेस्टेड फूड है उसका फेट क्या हुआ, यानी कि उसका फाइनली हुआ क्या, तो ग्लूकोज इज यूज्ड इन रेस्पिरेशन। जो आपने ग्लूकोज खाया वो रेस्पिरेशन, ग्लूकोज मतलब जो कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट हो गए माल्टोज वगैरह ग्लूकोज में बने, वो रेस्पिरेशन में यूज़ हो गया, और जो बचा हुआ ग्लूकोज था वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो गया। और ये स्टोर्ड 2 तरीके से होगा, एक तो लिवर सेल्स में, लिवर इसे स्टोर करेगा, और दूसरा इसे मसल सेल स्टोर करेंगे, ओके। सेकेंड, अमीनो एसिड आर यूज्ड फॉर, अमीनो एसिड किस लिए यूज करे जाएंगे, प्रोटीन्स को सिंथेसिस करने में और एंजाइम के तरीके से, और बॉडी में मान लो मसल्स में टीयरिंग है वहाँ पे अमीनो एसिड्स यूज होंगे ताकि प्रोटीन का फास्ट सिंथेसिस हो सके, है ना। थर्ड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ये जो फैट थे ये वापस फैट में कन्वर्ट होके हमारी बॉडी में स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था आपके पास एंड ऑफ द वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 इसे लाइक करें, शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें अगर आपको अच्छा लगा तो, ठीक है। और पीडीएफ से आप पीडीएफ ज़रूर डाउनलोड कर लें ताकि आप इसके नोट्स बना पाएँ, ठीक है। नोट्स बनाएंगे तो आपको समझ में भी आएगा अच्छे से और आप एग्ज़ाम में भी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय। 4th पार्ट इसका जल्दी अपलोड हो जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।